गया है। चलिए आगे लिखेंगे बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस कल बता दिया गया था, डिफरेंट रिलेशनशिप बता दिए गए थे। हाँ वही इलेक्ट्रॉनिक कैसे बन सकते हैं। अगला लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ हो गया था बेटा, नेक्स्ट हेडिंग करो, ऑन कर दिए। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन कल हो गया था बेटा, उसके डिफरेंट केसेस बता दिए गए थे। ठीक, नेक्स्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन देखो कल ही आपको एक्सप्लेन कर देगा। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, सेम का कॉइल में करंट की वैल्यू को वैरी कराते थे, तो वहाँ पे क्या इंड्यूस करंट डेवलप होता था। ठीक, या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता था। जब म्यूचुअल की बात करेंगे तो एक कॉइल में आप चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी वजह से सेकेंडरी जो कॉइल होगा वहाँ पे आपका क्या होगा। ठीक है, अगर इंडक्शन हो रहा है तो उसी को आप टर्म देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल में एक में चेंज करेंगे बेटा, उसके पहले जो दूसरा रखा हुआ सेकेंडरी कॉइल है उसमें आपको क्या इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो उसे कहेंगे आप म्यूचुअल। और सेम में हो रहा था तो क्या कहते थे, सेल्फ कहते थे। ठीक, तो लिखेंगे हेडिंग की आपने म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए when the current passing through a when the current passing through a coil it changes, नोट कर लिए तो उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं बेटा। चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स, it changes the magnetic flux linked with the magnetic flux linked with neighboring coil। अब नाइबरिंग NEIGHBOURING होता है बेटा, पड़ोसी इसे हिंदी में कहते हैं। नाइबरिंग coil will also changes, neighboring coil will also changes due to which an EMF will be induced in the neighboring coil। neighboring coil ओके, जिसकी वजह से जो पड़ोसी में क्या होगा, पड़ोसी जो कॉइल होगा उसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। इसी फेनामेना को बेटा हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो नेक्स्ट टाइम सीखिए, दिस फेनामेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। दिस फेनामेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस फेनामेना को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन कह लेते हैं। अब अरेंज कैसे करेंगे, मान लो एक प्राइमरी कॉइल आप कहते हैं, और एक सेकेंडरी कॉइल। अगर बोला क्या जाता है बेटा, अगर प्राइमरी कॉइल में, किसमें, प्राइमरी कॉइल में आप करंट की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करेंगे। प्राइमरी कॉइल में अगर करंट की वैल्यू जो हो रही है वैरी कराते हैं। ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक। और जब सेकेंडरी कॉइल है, जब इसमें चेंज करेंगे तो वहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, आपका जो सेकेंडरी कॉइल होगा वहाँ पे क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। और उस इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने की वजह से आपका इंड्यूस करंट उसमें फ्लो करेगा। ठीक, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हुआ। इसमें वेरिएबल करंट है, करंट की वैल्यू क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में हम लोग वेरी कराते हैं। ठीक, सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मान लो एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, लोड रेजिस्टेंस आप कह लीजिए, इसके थ्रू हम लोग आउटपुट लेंगे। अब प्राइमरी कॉइल में अगर करंट की वैल्यू वेरी कराते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट आपका डेवलप होगा। सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट आपका डेवलप होगा। प्राइमरी कॉइल में जो करंट होना चाहिए वो वेरिएबल हो। अच्छा, वेरिएबल अगर ना ले, प्राइमरी में कांस्टेंट है तो क्या सेकेंडरी में इंड्यूस करंट डेवलप होगा,
क्या करें सर? अगर इस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट कर लिया, यहाँ पे वेरिएबल करंट हम लोग लेते हैं, वेरिएबल करंट है बेटा, अगर इस करंट को वेरिएबल ना लेके कांस्टेंट ले लिया जाए नहीं होगा। ठीक, तो क्या सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट डेवलप होगा? प्राइमरी में अगर करंट की वैल्यू को कांस्टेंट कर दीजिए तो सेकेंडरी में क्या इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं? बताइए। क्यों? क्योंकि सब उसके फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स होगा कि नहीं? फ्लक्स पास होगा या नहीं? फ्लक्स होगा लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा बेटे। अगर बेटा हम लोग प्राइमरी में, जो प्राइमरी कॉइल आपका है ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू को कांस्टेंट कर देंगे, सेकेंडरी के थ्रू फ्लक्स तो लीकेज होगा, यानी फ्लक्स तो पास आउट होगा, बट उसमें वेरिएशन नहीं होगा। जब तक फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा, E की वैल्यू क्या पड़ा था? d∅/dt पड़ा था। तो अगर आपका फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, तो उस केस में आपका इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस आपका नहीं होगा अगर प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे तो। ठीक, तो क्या लिखिए आपने? अच्छा, डायग्राम बना लिया। ठीक, अब करंट अगर प्राइमरी कॉइल में बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज ही रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? हाँ, सेकेंडरी जो कॉइल होगा उसमें क्लॉकवाइज ही रहेगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? अपोजिट उसके। प्राइमरी कॉइल के अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक, तो अगर ये करंट हमारा क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे करंट जो होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब उसका क्या करेगा? वो चेंज करेगा, ठीक, अपोज करेगा। हमेशा क्या करता है? चेंज का अपोज करता है। जो इंड्यूस करंट डेवलप होता है चेंज का अपोज करेगा। तो नोट कर लीजिएगा। हो गया बेटा? जी सर। जैसे वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। वहाँ पे आपने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वैसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा? आपका म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो लिख लीजिएगा, कहते कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, अब जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, सपोज दैट यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी कॉइल में N2 है, या इसी को NP और NS भी कह देते हैं, NP एंड NS भी कह देंगे। P फॉर प्राइमरी और S फॉर सेकेंडरी होगा, या N1 और N2 आप कह दीजिए। ठीक, तो अगर आपका प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2 है। प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट I है, ठीक, तो उस कंडीशन में जो सेकेंडरी कॉइल में यहाँ से फ्लक्स यानी कि I1 है, अगर यहाँ पे P के टर्म में ले रहे हैं NP IP NS और IS, कंफ्यूजन नहीं होगा थोड़ा सा, ठीक है, कौन किस में है। तो उस केस में अगर आपका क्या प्राइमरी जो कॉइल है वहाँ पे करंट के हम लोगों ने IP से दिखा दिया और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो NPS दिखा दिया। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमारा NS है और इंड्यूस करंट जो डेवलप हो रहा है वो IS। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा फ्लक्स लिंकेज होगा किससे? सेकेंडरी कॉइल से, वो प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करेगा या सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट पे डिपेंड करेगा? जो फ्लक्स लिंक्ड होगा सेकेंडरी कॉइल के थ्रू, वो डिपेंड करेगा करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल या करंट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकंड से जो इंड्यूस पाएगा, जो सेकंड में पाएगा फ्लक्स पास आउट होगा बेटा, ठीक, वो प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या सेकेंडरी कॉइल करंट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो सेकंड वाला पायल रहेगा, जो सेकंड वाला पायल है या पहला का। और लोग किस पे डिपेंड करेगा? वो प्राइमरी कॉइल यानी कि जो N2 ∅2 होगा, मान लो टोटल आपका फ्लक्स जो पास आउट हो रहा है N2 ∅2 है, या NS N2 टर्म में NS के टर्म में पड़ा है, N2 के टर्म में पड़ा है, इसी सिस्टम में पढ़ा उसी टर्म में, क्योंकि आपने ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जब लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे NP और NS के टर्म में पढ़ते हैं। यहाँ जानते हैं N2 ∅2 और NS ∅1 के टर्म में पढ़ते हैं, तो इसी के टर्म में निकालो, इसी में उसमें नहीं तो फिर वहाँ से कंफ्यूजन होगा बेटा। ठीक, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा पीछे उसी टर्म में पढ़ा होगा N2
और फ़ाई2 के टर्म में, ठीक। जो भी ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो याद रखिएगा टोटल जो फ्लक्स बेटा लिंक्ड होता है, टोटल फ्लक्स क्या जो सेकेंडरी कॉयल से लिंक्ड होगा वो हमारा करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉयल उस पर डिपेंड करेगा। करंट की वैल्यू जितना यहाँ से इंक्रीज करोगे जितना ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स लिंक यहाँ से क्या होगा ज़्यादा होगा। करंट की वैल्यू प्राइमरी कॉयल में कम होगा तो सेकेंडरी कॉयल में लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी कम होगी। तो डिपेंड करता है प्राइमरी कॉयल से कितना करंट आपका पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग कर लिया सब, हेडिंग क्या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो लिखिएगा टोटल फ्लक्स लिंक्ड with the secondary coil, total flux linked with the secondary coil due to current in the primary, due to current in the primary is N2 ∅2 इज N2 ∅2, उसकी जो वैल्यू होगी N2 ∅2 के बराबर होगा। एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन करंट पासिंग थ्रू द, दिस इज डिपेंड्स ऑन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल, डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल, ठीक। जो प्राइमरी कॉयल से करंट बेटा पास होगा उस पर क्या करेगा वो डिपेंड करता है। तो नीचे लिखेंगे दैट इज N2 ∅2 प्रोपोर्शनल टू I1। यहाँ से करंट में I1 लिया, N2 ∅2 की वैल्यू जो होती है प्रोपोर्शनल टू I1 होगा। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे बेटा, तो जैसे वहाँ पे लिखते थे क्या L × I लिखता था ना, यहाँ पे M × कितना हो जाएगा I1। N2 ∅2 इक्वल टू हो गया N2 ∅2 प्रोपोर्शनल टू I1 और N2 ∅2 इक्वल टू MI1। देखिएगा सर ये 1 डिग्री कॉइल दैट ईच के बाद क्या बोला, दैट इज N2 ∅2 उसमें अरे लिखो आगे ना, N2 ∅2 प्रोपोर्शनल टू I1 और N2 ∅2 इक्वल टू M × I1। डिफरेंस हो गया। देखिए फिर M को क्या कहेंगे बेटा कोफिशिएंट, लिख लो M इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एंड ∅2 क्या होगा फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल। लिखिएगा यहीं पे लिख लो कौन क्या है, सी M हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। I1 करंट पासिंग थ्रू किसके थ्रू बेटा प्राइमरी कॉयल, प्राइमरी कॉयल के थ्रू जो करंट पास होगा वो आपका हो गया M, और आपका N2 N1 एंड N2 ही लिख देते हैं, N1 एंड N2 N1 की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल रिस्पेक्टिवली, ठीक। और क्या होता है I1 करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉयल, या सीधे करो करंट प्राइमरी कॉयल, करंट इन प्राइमरी कॉयल, जो प्राइमरी कॉयल है उसके थ्रू जो करंट पास होगा वो आपका I1 है बेटा, ठीक। सर जी ऐसे हम लोगों ने पहले के लिए बना सकते हैं क्या N1 ∅1 बराबर I2 जी नहीं कर सकते। वो तब होता है जब 100% फ्लक्स प्राइमरी से जो जनरेट हो रहा है सेकेंडरी से पास आउट हो, बट ये केवल एक ओवरलैपिंग कंडीशन में होता है, तो इसलिए उसको हम नहीं लगा सकते हैं। का क्वेश्चन था बेटा क्या हम यहाँ पे N1 ∅1 = MI1 लिख सकते हैं ना,
रीजन क्या है, क्योंकि आपको ये टोटल जो प्राइमरी से फ्लक्स पास आउट जनरेट हो रहा है ना, वो वैसे नहीं कि सेकेंडरी से टोटल पास आउट हो, वो केवल एक कंडीशन जब ओवरलैपिंग होती है तब केवल 100% वहाँ पे होता है। अभी हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ेंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में के की वैल्यू केवल एक कंडीशन में जब प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी को ओवरलैप कर दिया जाए तब केवल ऐसा होता है, ठीक है। बाकी केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो गया। ओके बेटा, नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, EMF induced in the secondary, EMF induced in the secondary, according to Faraday's second law, EMF induced in the secondary EMF induced in the secondary, जो सेकेंडरी कॉइल होगा उसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, जो सेकेंडरी कॉइल है तो उसमें इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी होगी, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, देखिए E2 इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं E इक्वल टू यानी एन डी फाई अपॉन डी टी लिखते थे ना, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, तो यहाँ पे होगा E2 इक्वल टू माइनस एन टू डी फाई टू अपॉन डी टी, E2 की जो वैल्यू होगी माइनस एन टू डी फाई टू अपॉन डी टी, एन टू डी फाई टू अपॉन डी टी। और यहाँ पे अगर हम लोग रिलेट करें जरा, यहाँ देखो एन टू फाई टू की वैल्यू कितनी है, एम आई वन के बराबर है ना, एम कितना है आई वन के बराबर है, एन टू फाई टू की वैल्यू एम आई वन के बराबर है, तो एन टू डी फाई टू की वैल्यू एम इंटू डी आई वन हो जाएगा। भाई डिफरेंशियल टर्म में देंगे एन टू डी फाई टू जब देंगे तो एम इंटू डी आई वन, क्योंकि वेरिएबल करंट हमारा करंट होगा, तो यहाँ से इसके जगह पे हम लोग लिख लेंगे आ करके E2 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, एम डी आई वन अपॉन कितना डी टी के बराबर होगा, E2 इक्वल टू एम डी आई वन अपॉन क्या हो जाएगा डी टी के आपका इक्वल होगा, जैसे आपने वहाँ पे लिखा था, ठीक। साइन हो गया सबका। तो डी आई वन के क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू माइनस एम डी आई वन अपॉन कितना हो गया डी टी के बराबर हो गया, ठीक। ये रिलेट जैसे वहाँ पे हमने लिखा था E इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, वैसे यहाँ पे हो गया E2 इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस EMF होगा माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी, यानी प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो के रेट, ठीक है, और किसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक। अब वो जिस तरह से आपने वहाँ पे लिखा था, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो करंट का वेरिएशन है रेट है प्राइमरी कॉइल में बेटा वो यूनिट एरिया है, अगर इसकी वैल्यू डी आई वन अपॉन डी टी, इसे पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल होगा डी आई वन अपॉन डी टी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल होता है। तो अगर डी आई वन अपॉन डी टी की वैल्यू 1 ले लिया जाए तो E2 की वैल्यू जो होगी माइनस एम के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, न्यूमेरिकली करेंगे तो E2 इक्वल टू एम के बराबर हो जाएगा। तो नीचे लिखिएगा इफ डी आई वन अपॉन डी टी इक्वल टू, इफ डी आई वन अपॉन डी टी की वैल्यू आप यूनिट ले लो 1 ले लो, E2 का जो माड होगा, माड ऑफ E2 की वैल्यू होगी वो m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपका होगा m के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। नीचे लिखिएगा हैंस, हो गया, जल्दी करो। हैंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हैंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is equal to the EMF induced in the secondary coil equal to the EMF induced in the secondary coil, EMF induced in the secondary coil when rate of change of current in, when rate of change of current in primary coil is, rate of change of current in primary coil is कैसा होना चाहिए बेटा यूनिटी,
तो जब हम लोग, ये तो कंडीशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में जो होगा, अगर यूनिट है तो उस केस में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक, आगे यूनिट एंड डायमेंशन बेटा वही होगा जो सेल्फ इंडक्शन का था। सेल्फ इंडक्शन की कॉमन यूनिट हम लोगों ने क्या लिया था, हेनरी। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, कॉमन यूनिट हेनरी होगा। डायमेंशन लिखा था ml² t के पावर -2 a के पावर -2। ठीक, तो डायमेंशन और क्या होगा, जो यूनिट होगी वो सेम होगी। तो लिख लीजिए, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन दोनों कर दो यार। एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज सेम एज सेल्फ इंडक्शन। अब लिख डालिए, सेम एज सेल्फ इंडक्शन। कॉमनली हम लोग जनरल यूनिट ले लेते बेटा, वो क्या लेते थे, ज़्यादा यूनिट जो हमारा होता है वो क्या लेते थे बेटा, हेनरी। और डायमेंशन क्या लेते थे भैया, ml² t के पावर -2 a के पावर -2। डायमेंशन आपने लिखा था ये जूल, इसी को आपने लिखा था जूल क्या पर एम्पियर स्क्वायर में लिखा था ना एक, या न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर लिखा था। तो उसके बेस पे लिखेंगे तो ml² t के पावर -2 a के पावर -2। ठीक, अब क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल बनता है बेटा, न्यूमेरिकल सीधा बनता है, यहाँ पे बहुत वेरिएशन नहीं होता है। ठीक, दूसरा सीधा क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लोग क्या करें, जो किन किन फैक्टर्स पे म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी, म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करेगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस पे दोनों कॉइलों के नंबर पे, उसमें फ्लो होने वाली करंट के, उनके ओरिएंटेशन के, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कितने लोग बताएंगे किन फैक्टर्स पे आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या प्राइमरी कॉइल के नंबर पे डिपेंड करेगा या नहीं, हाँ नहीं करेगा। क्या प्राइमरी कॉइल के नंबर पे म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी या नहीं, नो, जितना उस रिसीव करेगा उस पर डिपेंड करेगा, जितना रिसीव करेगा उस पर डिपेंड करेगा। और रिसीव कौन कराएगा, अरे भाई हमारे पास जितना होगा उतना ही मैक्सिमम आपको दे सकते हैं ना, जितना है ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से। तो सेकेंडरी को फ्लक्स कितना मिल सकता है, जितना मैक्सिमम प्राइमरी में पास हुआ जनरेट होगा उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता ना। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम आपको कितना नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना मेरे पास होगा मैक्सिमम हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते ना। मतलब उससे कम हो सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन का मतलब हमारे आपके बीच में कोऑपरेशन कितना है। ठीक भाई, अब पता रहा हम पढ़ाना चाहें, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो तो हम भी काम चला लेंगे। ठीक, आप पढ़ना चाहोगे तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक, जैसे कंडीशन होता है ना कि अब आप किसी के सामने पूछने जाओ, अरे पढ़ाना पढ़ा दो, नहीं तो जाओ, तो क्या करेगा वो अपना कोटा पूरा करके चला जाएगा। बट अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे नहीं, हम और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए और चाहिए, तो वो भी अपना क्या मैक्सिमम करेगा। तो वही कंडीशन आपका यहाँ पे होता है कि अगर ओरिएंटेशन मैक्सिमम जो आपका होगा, जितना इसके पास जनरेट हो सकता है, तो वो तो प्राइमरी कॉइल के नंबर पे टर्न पे डिपेंड करेगा ना। और जितना जनरेट होगा उसी का पार्ट या करो उतना मैक्सिमम सेकेंडरी से क्या करेगा, वो पास आउट कराएगा। तो इसका मतलब यहाँ फार्मूले में आपको नहीं दिख रहा है कि N1 की वैल्यू, बट N1 पे क्या करेगा वो डिपेंड। तो N1 एंड N2 बोथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए पॉइंट पूछा जाता है, क्योंकि फार्मूला हमें दिखता है N2 = MI1। ठीक, तो वहाँ तो पता लगता है क्या N1 का रोल दिख नहीं रहा है, बट N1 पे क्या करेगा वो डिपेंड करेगा। तो लिखिएगा, हेडिंग कर लीजिए बेटा, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन फैक्टर से बेटा डिपेंड करेगा। डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किन फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड करेगी। पहला पॉइंट वाइज ऐसे ही लिख लीजिए तब याद रहेगा। पहला, नंबर ऑफ टर्न्स
N1 एंड N2 ऑफ बोथ कॉयल्स, मतलब दोनों कॉयलों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 ऑफ बोथ कॉयल्स, नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 ऑफ बोथ कॉयल्स, पहला पॉइंट दोनों के टर्न्स पे डिपेंड करेगा। ठीक जी सर। हमको प्रेरित करने के लिए कुंडली होना जरूरी है जी, कैसे प्रेयर करोगे भैया? अगर ना हो कुंडली तो नहीं होगा। मतलब प्रेजेंट टाइम में आपके सराउंडिंग अगर कोई नहीं है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं या आपके मित्र लोग बैठे हुए हैं, आपको कोई भी ना हो, तो म्यूचुअल तो इंडक्शन आप में नहीं हो सकता है ना। म्यूचुअल होने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। सेल्फ आपका हो सकता है, बट म्यूचुअल होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई ना कोई होगा, उसी के द्वारा फिर आप म्यूचुअली क्या करें, इंड्यूस होंगे। नहीं, हम ये सोच रहे हैं किसी भी प्रकार का इंडक्टेंस होने के लिए उसमें कुंडली यल जो बनी हुई है इस हाँ। उसका होना जरूरी है। नहीं, आपका क्वेश्चन क्या, किसी प्रकार का इंडक्शन होने के लिए मतलब? जैसे ये कुंडली इसमें बनाई गई और जी। कुंडली ना रहे, इसे सीधा सीधा तार रहे, तब भी तार में आप फ्लक्स चेंज करेंगे तो भी होगा, बट यहाँ पे जो क्या होता है, कंटेंट होता है ना, एक्सटेंट, वो बढ़ जाता है। बढ़ जाए, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर तार खाली खाली अकेला अरे भाई वायर ऐसे ले लो ना, कॉयल आप बना लो। अब एक कॉयल को चेंज करेंगे तो दूसरे में फ्लक्स चेंज होगा ना, फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो वहाँ पे भी आपका होगा। जी सर। तो इसका मतलब ये कुंडली संरचना इस वजह से बनाई गई कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके जी। कम दूरी में। जी जी। नहीं तो इतना बड़ा कर देंगे उतने छोटा से चेंज होगा, और बटोर करेंगे तो सब हाँ, में बहुत चेंज लंबा हो होगा, जाएगा। सब में मिलेगा। मतलब टर्न्स के टर्म में, जैसे अगर आप एक सिंगल ऐसे वायर ले लेंगे तो वो सिंगल एज ए टर्न काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, ऐसे मल्टीपल कर लिया, तो ये टर्न्स हम लोग कह रहे हैं। जो एक सिंगल का भी जितना आप करेगा उसका क्या है, एन टाइम्स आपका यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर कुंडली ना हुआ तब भी उसमें जी। इंड्यूस होगा। हाँ, इंड्यूस होगा, लेकिन कम ऐसा होगा। नहीं कि इंड्यूस नहीं होगा, कम बट होगा। क्या क्वांटिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक, इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग बढ़ा देते हैं किसको, जिससे इंडक्शन की वैल्यू बढ़ जाए। और अभी ये- आपको कल बताया था ना, जनरेटर होता है या ट्रांसफार्मर, वो क्या मोटर होता है, तो उसमें कॉयल जो होता है, जितना ज़्यादा कॉयल होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता तार बीनते होगा। है। जी, बस उतना याद रखो तो बाकी आधी कहानी आपको याद आ जाएगी। जी सर। हो गया, ये केस आपका हो गया। यहाँ से दिखा देते बेटा, तो लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखा आपने, नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 ऑफ बोथ कॉयल्स, हो गया। जी सर। दूसरा कोफिशिएंट, अब एक से दूसरी बेटा, हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन निकाल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, लेकिन ये इन कॉयलों के सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगा तो म्यूचुअल कहाँ से होगा, तो उनके सेल्फ इंडक्टेंसेस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। भाई आपको ना नॉलेज, हमको ना नॉलेज, तो दोनों एक दूसरे को शेयर कैसे करेंगे, होना तो चाहिए ना। तो उस कंडीशन में यानी कि वहाँ सेल्फ इंडक्टेंसेस की वैल्यू पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक, तो सेकेंड लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 and L2, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 and L2 ऑफ बोथ कॉइल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 and L2 ऑफ बोथ कॉइल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 and L2 ऑफ बोथ कॉइल्स, हो गया। जी सर। L1 and L2 ऑफ बोथ कॉइल्स। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ कॉइल्स, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉइलों का होगा उस पर भी डिपेंड करता है बेटा। ठीक, आगे लिखेंगे, हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ कॉइल। अगला, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो उनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है मीडियम की, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, OR, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच, नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच कॉइल्स आर वाउंड, यानी कि इन कॉइलों को किस मटेरियल के वाउंड किया गया है उस पर भी डिपेंड किया करेगा। इसीलिए मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस पर भी आपका डिपेंड करेगा, इस पर उसकी बाउंडिंग की गई। अगला, नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स,
डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, दोनों कॉइलों के डिस्टेंस पे, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स एंड ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ओरिएंटेशन का मतलब है बेटा उनका अरेंजमेंट कैसे है, ठीक। यहाँ पे हम लोग बेसिकली मतलब 3 कंडीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उस केस में एक होता है कि अगर ओवर कॉइलिंग हो, ओवर कॉइलिंग मतलब प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी वाले को लपेट दीजिए आप। प्राइमरी कॉइल जैसे मान लो ये मटेरियल है को इसके ऊपर प्राइमरी आपने बाइंड किया और उसी के ऊपर फिर से क्या कर दिया आपने, सेकेंडरी की बाइंडिंग कर दिया। तो प्राइमरी से जो भी फ्लक्स रिलीज होगा बेटा वो सेकेंडरी से पास आउट होगा, उस समय इंडक्शन मैक्सिमम होगा, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर प्राइमरी हमने यहाँ रखा है, सेकेंडरी इसके पैरेलली रखा बट लार्ज डिस्टेंस पे रखा तो इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अगर प्राइमरी ऐसे और सेकेंडरी ऐसे रख दिया तो इधर वाला फ्लक्स इधर जा रहा है, इधर वाला इधर, तो यहाँ पे क्या इंडक्शन होगा, उसके इसमें 0 हो जाता है, ठीक। तो उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कैसे ओरिएंटेड हैं, उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो लिखा क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स एंड ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। अभी आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। अगला कपलिंग फैक्टर के बिटवीन, कपलिंग फैक्टर COUPLING, कपलिंग फैक्टर के बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, 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 कपलिंग फैक्टर के बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है उसका बेटा कपलिंग फैक्टर क्या है, उस पर भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपका डिपेंड करेगा, ठीक। ये हो गया कपलिंग फैक्टर के बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, हो जाएगा। आगे लिखेंगे जी कि कपलिंग फैक्टर है बेटा, अभी बता आगे आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग बना लो, रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2, L1 एंड L2 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड दोनों कॉइलों के सेल्फ इंडक्टेंसेस में क्या रिलेशन होता है, तो उसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2। और L1 और L2 के बीच में क्या रिलेशन होगा वो वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक। तो रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2 लिखिएगा। अगर दो क्या है कॉइल है बेटा, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग क्या मैग्नेटिकली अगर कपल्ड कॉइल है तो उनके लिए M की जो वैल्यू होती है K√L1 × L2 के बराबर होता है, ठीक। तो लिखिएगा फॉर टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल, फॉर टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल, अगर दो मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल है एक दूसरे से पास में रखे गए तो यहाँ वैल्यू होता है K√L1 × L2, ठीक। सर जी जो पहला बताया था स्मार्ट है, हाँ जो पहला बताया था स्मार्ट है। हाँ अभी नहीं, के की वैल्यू अलग अलग वैल्यू में अलग अलग रहेगा, अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग रहेगा, अभी बता रहे हैं, ओरिएंटेशन, ठीक। हाँ के ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर लिखिएगा, वेयर के इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के को ही कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, OR कपलिंग फैक्टर, के को कहा जाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और कपलिंग फैक्टर, ये जो होते हैं इसे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग फैक्टर कहते हैं। वेयर के इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और कपलिंग फैक्टर, हो जाएगा जी सर। तो के को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दूसरा नाम देते हैं उसी को कपलिंग फैक्टर कह लेते हैं। के इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और कपलिंग फैक्टर कहलाएगा, ठीक। आगे लिखेंगे, अब के की जो वैल्यू आपकी होती है, के हम लोग डिफाइन करते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड होगा
अपन जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से टोटल का टोटल आपका रिलीज हो रही है, ठीक, या लिंक्ड है उसे बोलेंगे, ठीक। तो लिख लीजिएगा कि को निकालते कैसे, यहाँ पे कपलिंग फैक्टर क्या होता है, रिलेट करिए मैग्नेटिक फ्लक्स ये रेशियो होता है बेटा के इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी कॉइल, फार्मूला बनेगा के इक्वल टू लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी कॉइल अपान बाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी कॉइल अपान मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी। अब कैसे दिखाएंगे, देखो तो के की वैल्यू है सेकेंडरी कॉइल से यानी पाई एस अपान क्या पाई पी, सेकेंडरी कॉइल से जो लिंक्ड आपका फ्लक्स है अपान प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है उन दोनों के रेशियो पे क्या होता है आपका बराबर होता है। अब पाई एस अपान पाई पी के बराबर है। अब कंडीशन क्या होगा, देखो यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है इक्वल आर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल आर लेस देन 1, के की वैल्यू 0 और 1 के बीच में या क्या इंक्लूडिंग 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है, ठीक। कब कैसे 1 होगा कब 0 होगा ये उसके ओरिएंटेशन पे आपका डिपेंड करता है। लाइक अगर हम लोगों ने लिया बेटा जैसे मान लो प्राइमरी कॉइल में लिया था, ये प्राइमरी कॉइल आपका है, ठीक, और इसी के ऊपर दूसरा कलर तो है नहीं, बड़ा ऊपर मिटा के उधर यहाँ पे जो दिखाएंगे बेटा ना, तो जैसे सपोज दैट ये हमारा प्राइमरी कॉइल, दिस इज प्राइमरी, और इसी के ऊपर आपका सेकेंडरी कॉइल लपेट दिया जाए, समझ जाएंगे। इधर वाला सेकेंडरी है और इधर वाला क्या है प्राइमरी। अगर ओवर कॉइलिंग कर दी गई तो जो बेटा प्राइमरी से फ्लक्स लिंक होगा वो टोटल पास कहाँ से होगा, सेकेंडरी से होगा, और अगर सेकेंडरी से पास होने वाला और प्राइमरी से पास होने वाला दोनों बराबर हो गया तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस समय टोटल का टोटल प्राइमरी से जनरेट होने वाला सेकेंडरी से पास होगा तो के का मान जो होगा वो 1 हो जाता है। अगर इस तरह से ओरिएंटेड है ओवर कॉइलिंग है तो उस केस में बेटा के की वैल्यू जो होगी वो 1 होती है, ठीक। अगर दूसरा होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे यहाँ रखा गया था, अगर हमारा प्राइमरी कॉइल जो है और जो सेकेंडरी कॉइल है इस तरह से आपको रखा गया है, दिस इज प्राइमरी दिस इज सेकेंडरी। अब यहाँ पे क्या प्राइमरी से जनरेट होने वाला जो लिंक फ्लक्स था टोटल सेकेंडरी से पास होगा, कुछ ना कुछ लीकेज होगा इधर उधर से, तो इस केस में जो के की वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्या 0 तो नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के पैरेलल तो रखे गए हैं बट हम डिस्टेंस पे हैं, ओवर कॉइलिंग नहीं है, उस केस में बेटा जो प्राइमरी से जनरेट होने वाला फ्लक्स होगा ये टोटल का टोटल सेकेंडरी से पास आउट नहीं होगा, तो वैल्यू के की जो होगी वो 0 से तो बड़ा क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्स वहाँ से पास होगा, और 1 से क्या होगा छोटा होगा। 1 तभी हो सकता है जब ओवर कॉइलिंग हो, 0 तभी हो सकता है जब दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक। तो ये केस आपका के की वैल्यू बनेगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन आपका बनेगा अगर हमने प्राइमरी को दूसरी दिशा ताक के प्राइमरी ऐसे रखा गया है और सेकेंडरी को आपने यहाँ पे रखा, अब यहाँ से पास होने वाला यहाँ नहीं जाएगा बेटा, उससे एक्स क्या अलग रहेगा। इस केस में कहा जाता है के की जो वैल्यू होती है वो 0, ठीक। मतलब जब ओवर कॉइलिंग है के विल बी 1, अगर आपका पैरेलली कहीं रखा गया है वो नियर डिस्टेंस या फार डिस्टेंस पे तो के की वैल्यू 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस, और अगर परपेंडिकुलरली रखा गया है तो उस केस में के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। समझ गया। तो ये होता है, इसी को कपलिंग फैक्टर कह लेते हैं बेटा। अगर हमारा क्या हो रहा है करंट आप पास करा रहे हो कैसे होगा क्या होगा उसके बेस पे दिखा देते हैं, ठीक। अब यम की वैल्यू किन कंडीशन में 0 हो सकती है, यम की वैल्यू जो होगी कब 0 होगा, या तो कपलिंग यानी ओरिएंटेशन इस तरह से हो कि उनके बीच में कोई कपलिंग ना हो रही, ठीक। तब उस कंडीशन में आपका क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, एक कंडीशन। दूसरा आपका हो सकता है कि जो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस इन कॉइलों के जो सेल्फ इंडक्टेंस आपके इन कॉइल्स के आपको दिए गए हैं
इन कॉइलों के सेल्फ इंडक्टेंसेस की वैल्यू 0 हो, अगर सेल्फ इंडक्टेंसेस 0 हैं तो क्या म्यूचुअल इंडक्शन होगा? कोई भी जीरो होगा। ठीक, कोई भी किसी एक का 0 होगा तो नेट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ा है m के रूट L1 इंटू L2। तो या तो L1 L2 में कोई 0 हो, या तो दोनों 0 हों, या तो कपलिंग उनका क्या हो, फैक्टर की वैल्यू 0 हो। तो इन सिचुएशन में बेटा आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। समझ गए? कोई भी जीरो। जी जी, हो गया। अब जैसे वहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला बनाया था किसके लिए? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ऐसे हम म्यूचुअल के लिए बना लीजिए। नोट कर लिया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। याद रहेगा? अच्छा, कल कुछ लोग एब्सेंट थे, खड़े हो जाओ। तो एब्सेंट वाले लोग खड़े हो जाओ बेटा, एब्सेंट वाले खड़े हो जाओ। अरे इधर भी थे, मुझे याद है जी। कहाँ थे? हाँ नहीं, वो तो मालूम है, कहाँ थे? अच्छा, आपने 12th में हो? अच्छा, बैठ, बोर्ड भी देखना है। हाँ जी। अरे काम हम पढ़ने के बाद पहले निकाल लिया करो यार, बहुत ज़रूरी आ गया था। बहुत ज़रूरी रहा करे, मतलब नहीं चलने वाला है तभी गैप किया करें, क्योंकि एक दिन गैप करेंगे तो अगले दिन वाला फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब सेल्फ कल बता दिया गया था, आज म्यूचुअल चल रहा है, तो अब इंडक्शन पता ही नहीं है तो म्यूचुअल कैसे होगा, है ना? तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। जी, ठंडी वजह से किया तो फिर रजाई बांध लिया करो, है ना? उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया करिए, है ना? ठंडक में बचा करिए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ केस होता है ना? डॉक्टर बन जाओगे, पैसा हो जाएगा तो आप जाओ नहीं हॉस्पिटल। जी जी। अच्छा, प्रैक्टिकल था, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? अच्छा, साथ हैं, हम साथ वाले हैं। चलिए बैठिए। ठीक, कहाँ पे एडमिशन है? पूर्वांचल महाविद्यालय, वंश बहादुर स्मारक। कहाँ पे? बैठिए। हो गया बेटा? तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं क्या होगा बेटा, म्यूचुअल क्या होगा, इंडक्शन कैसे होगा, कपलिंग क्या होगी, उसके बेस पर हम लोग रिलेट कर लेते हैं। ठीक, अब लिखिएगा वेरियस फार्मूले फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। ये लिखा नहीं, अलग के बेस पर। हाँ जी, के बेस पे नहीं, फार्मूला ही बदल जाता है। गलत लिखे कहाँ नहीं डाले थे? वो तो आपने उसको लिखा है ना, ये तो इसका फार्मूला है, इसी कॉयल का है। कॉयल की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग शेप के जो कंडीशन बनेंगे उसकी बात की है। लिखिए वेरियस फार्मूले फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे कंडीशन और फिगर दो बना लीजिए, जैसे वहाँ कंडीशन फिगर करते थे। वेरियस फार्मूले फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम लिखिए। कल हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस लिखते थे तब सर आ रहे थे, आज म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख रहे हैं तब सर आ गए हैं। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस एम दो पार्ट में करेंगे, कंडीशन, दूसरे में फिगर। पहले हम लिखिए कंडीशन क्या होगा, उसके लिए डायग्राम क्या बनाएंगे। ठीक, कंडीशन, दूसरे में आपका होगा फिगर। लिखिए कंडीशन में पहला लिखेंगे टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉयल, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉयल, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉयल। टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉयल। ठीक, लिखिएगा अगर दो कॉयल है बेटा कॉन्सेंट्रिक हैं, कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब कॉमन सेंटर है बेटा, कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉयल। ठीक, इस केस में अगर आपका कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स आपको दिए गए हैं
मान लो अंदर वाले का रेडियस हमारा R1 स्मॉल आर है, बाहर वाले का रेडियस बेटा कैपिटल आर है। इनर जो आपका सेकेंडरी कॉयल है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले की रेडियस आपका कैपिटल आर है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2 है, N1 है और N2 है। उस केस में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी तो लिखिएगा M इक्वल टू, फार्मूला बनेगा बेटा, नोटबुक में बना दिया, जल्दी करिए बना लीजिए। M इक्वल टू देखिए पाई म्यू नॉट N1 N2 ऐसे लिखेंगे बेटा। M इक्वल टू पाई म्यू नॉट N1 N2 इंटू ऊपर जो रहेगा बेटा ध्यान रखेंगे, जो इनर वाला है यानी कि सेकेंडरी है उसके रेडियस का स्क्वायर, और नीचे रहेगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बिगर यानी कि आउटर वाले का। ठीक, N1 N2 R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर, ये सब रेडीमेड है बेटा। ठीक, पाई म्यू नॉट N1 N2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। इनर का रेडियस आपका R1 है, आउटर का रेडियस कैपिटल, इनर का रेडियस स्मॉल आर है, आउटर का रेडियस कैपिटल आर है। तब R1 R2 लेंगे तो इनर वाले का जो रहेगा ऊपर उसका स्क्वायर, आउटर वाले का नीचे। दूसरा 2 सोलेनाइड्स, अगर 2 सोलेनाइड हैं ओवरलैप्ड हैं, ठीक, इस तरह से प्राइमरी है और सेकेंडरी। आपके पास सारा कलर होगा तो सारा कलर से बना लेना, हमारे पास नहीं बेटा, हम डार्टर से काम चला ले रहे हैं। ठीक, अगर कलर अलग होगा तो आपको डार्टर बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, दूसरे कलर से डिजाइन कर लेना, बट हमारे पास है नहीं, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने यहाँ पे एक में N1 मान लो, दूसरे वाले में कितना मान लो N2 है। लेंथ ऑफ सोलेनोइड का कितना L है, एरिया जो ले रहे हैं वो A है। एरिया दोनों का क्योंकि कोएक्सियल है तो क्या है, एरिया A है। सेकेंडरी वाला जो कॉइल है उसमें N1 N2 आपके टर्न्स है, प्राइमरी वाले में कितना है N1 है। ठीक है, करंट मान लो आपका I1 फ्लो कर रहे हैं या I फ्लो करा रहे हैं, एरिया A है, लेंथ आपका L है, करंट आपका जो है I फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पे करंट आपका दिया गया है। तो लिखेंगे आप M इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, इसके लिए होगा M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई कितना L, म्यू नॉट N1 N2 A बाई क्या हो जाएगा L के बराबर होगा। तीसरा लिखिएगा थर्ड, 2 कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉयल, 2 कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉयल, 2 कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉयल। अगर 2 कॉन्सेंट्रिक बेटा कोप्लेनर स्क्वायर कॉयल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम कॉमन सेंटर हो गया, तो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉयल। ठीक, मान लो प्राइमरी हो गया, दूसरा बेटा क्या हो गया आपका सेकेंडरी हो गया। अगर 2 कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर करने, कोप्लेनर कहने का मतलब क्या है बेटा, एक प्लेन, एक ही प्लेन में हो, एक ही क्या हो आपके प्लेन में हो। ठीक, बाहर वाले प्राइमरी अंदर वाले सेकेंडरी। ठीक, करंट हमारा आपके पास आउट हो रहा है, एक ही प्लेन में है, दोनों का काम हो गया, प्लेन सेम है, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक, इसको मान लिया है, बाहर वाले को कैपिटल ले लिया,
साइड लेंथ इसका कैपिटल एल है, अंदर वाले का क्या है आपका स्मॉल एल है। बाहर वाले का कैपिटल एल है, अंदर वाले का कितना है आपका स्मॉल एल है। ठीक, करंट आई आपकी फ्लो हो रही है। करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है। लेंथ आपको साइड दिए गए हैं और टर्न्स यहाँ भी दे दो। जो नंबर ऑफ टर्न्स आपके रिक्वायर्ड होंगे, एक का एलिमेंट ले लो सपोज है और सेकेंडरी वाले का मैं इसको ले लीजिए, जैसे वहाँ था वैसे। एम इक्वल टू लिखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी एम इक्वल टू म्यू नॉट 2√2, ये क्या लिखा है? म्यू नॉट 2√2 n1 n2 म्यू नॉट 2√2 या n1 n2 स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल एल। म्यू नॉट 2√2 n1 n2 स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल एल। पाई इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल एल के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू जो आपकी होती है वो हम लोग निकाल लेंगे बेटा। अगर डिफरेंट कंडीशंस में आपको वैसे जो पूछा जाता है वो ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है, तो क्या पूछने के लिए गए तो पूछ सकते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे। दो डिफरेंट हमारे कॉइल्स हैं और वो एक प्लेन में रखे हैं अलग अलग कंडीशंस में, तो उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक, दूसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। ठीक, जल्दी से लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। ये खत्म हो गया। हाँ बेटा, ये खत्म हो गया। हाँ हाँ वो खत्म हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस हेडिंग कर लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस लिखिएगा पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कर लीजिए कम से कम, सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखिए, if two coils of self inductances, if two coils of self inductances L1 and L2, if two coils of self inductances L1 and L2 having mutual inductance capital M are in capital M are in series and are far from each other, मतलब बहुत दूर रखे गए हैं। and are far from each other, अगर एक दूसरे से क्या रखे गए हैं? बहुत दूर रखे गए हैं, each other, so that the mutual inductance between them is negligible, so that each other, so that the mutual inductance between them आर निग्लेजिबल। अगर मतलब दो सीरीज में है बेटा और बहुत दूर दूर रखे हैं, जैसे ऐसे सपोज है, जैसे एक ऐसे है बेटा, दूसरा वाला बहुत दूर रखे गए। आप जब बहुत दूर रहेंगे तो इनके बीच में लगभग म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मान लिया? जीरो, नेग्लेजिबल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस से यार क्या लिखा बेटा? नेग्लेजिबल लिखिएगा। देन नेट सेल्फ इंडक्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में LS की जो वैल्यू होगी वो L1 प्लस L2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। जो वैल्यू आपकी आएगी L की वैल्यू L1 प्लस L2 के क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा, हाँ, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे सीरीज में रखे गए हैं तो उनका L1 प्लस L2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा? M क्या टोटल इंडक्टेंस के बराबर होगा। ठीक, इसे लिख लीजिएगा। व्हेन दे आर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, अगर दोनों पास पास रखे गए हैं। व्हेन दे आर सिचुएटेड close to each other, when they are situated close to each other, then when they are situated close to each other, then net inductance अगर दोनों पास पास रखे जाएंगे बेटा तो नेट इंडक्टेंस होगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M
L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इतना कर लीजिए बेटा, पैरेलल वाला कल करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए ठीक। जिसके आने से रंगों में डूब गई